हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोग बहुत समय से मेरे जो आपके टीचिंग संबंधी वीडियोस हैं उनका इंतज़ार कर रहे थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने इस बार फिर से कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और कंटिन्यूटी में नहीं आ पा रहे हैं वीडियोस जो आप लोगों के हैं, इसके लिए आप लोगों से सॉरी भी कहना चाहता हूँ। और कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है, तो कुछ हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हुए आगे को पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर भी है। सुगमकर्ता की एक भूमिका होती है, एक फैसिलिटेटर की तरफ तौर पे जो है शिक्षक कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर उत्तर मिल गया कि जो उच्च या प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, ठीक है, उनमें निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं नहीं होंगी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ठीक है, अगर आपने कोई नैतिक निर्णय लेना है तो आप किस तरह का मूल्य प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर जो है वो है अंतर्निहित संभावित दंड। यानी कि जो आप सोचते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपका अंतर्निहित संभावित दंड है, उसी हिसाब से आप दूसरे व्यक्ति को भी दंड देंगे। अगला है, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, उन्हें क्या चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मैं आपको सीधे सीधे उत्तर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए समझना। ठीक है, और कभी भी आप पर्टिकुलर एग्जाम में जाएं तो एकदम सही आंसर उस पर चूज़ कर पाएँ। और ये प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, जो पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का ही अंग है, और ये बात कही थी, कभी कभी पूछा जाता है किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और सामाजिकरण की जहाँ पर बात आती है या बच्चों की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर वाइगोत्स्की का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। जी हाँ, यही सही उत्तर है कि सभी का उसे जो है कल्चरल और जो सोशल बैकग्राउंड है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके आधारित अलग अलग मतों को बताना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप टेट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो पहले आज से जो देते आए हैं उन्हें पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया था एक बार। ठीक है, कि बच्चे को नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या उत्तर उन्होंने सही माना था, उन्होंने माना था कि अलग अलग जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो महान व्यक्ति हुए हैं उनका परिचय देकर, ठीक है, कि बच्चों में हीन भावना को पैदा ना हो सके। ठीक है, अगर कोई पिछड़े सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी बच्चा आ रहा है तो उसके पृष्ठभूमि से जो बड़े इंसान बने हैं, ठीक है, जो महान इंसान बने हैं, उनका उदाहरण देकर, ताकि सभी बच्चों में समान रूप से जो है एक समानता का भाव हो और वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके टेस्ट में विभिन्नता के कारण है। तो यह किसी भी तरह से अभिक्षमता, परावर्त का स्तर या मूल्यों पर आधारित नहीं है। यह जो है केवल उनकी अधिगम शैली, काम लिखा है, गलत लिखा गया, अधिगम होगा। ठीक है, अधिगम शैली
पर ही जो है आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें पूरी कक्षा के लिए, ठीक है, जो है ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी कि जो बच्चों की रुचियों के अनुसार हो, ठीक है, और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और उन्हें पाने में जो भी उसमें उद्यम लगेगा, जो भी बच्चों की मेहनत लगेगी, उसमें क्या करेगा, सहायता करेगा शिक्षक। जैसा कि हमें पता है कि एक सुगमकर्ता की जो है भूमिका होती है शिक्षक की। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी प्राप्त करते हैं। इसका भी उत्तर बी है। यह प्रश्न भी आपको अक्सर, आप एपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये भी आपको मिलेगा कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण क्या है। ठीक है, ये सभी मैंने आप लोगों को डिटेल में पहले बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सही उत्तर है वो है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर वो बच्चा, आप देख सकते हैं कि पढ़ने और समझने में कठिनाई होता है। ठीक है, तारे ज़मीं पर का उदाहरण मैं बहुत बार दे चुका हूँ आपको, तो ये उसी का जो है एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें मध्य बाल्यावस्था की, ठीक है, तो पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं वो आप लोगों ने अच्छे से जो है दिमाग में ज़रूर बैठानी है। उससे संबंधित अलग अलग तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उनके उत्तर बहुत आसान होते हैं। जैसे कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा टेस्ट के बजाय बच्चे में क्या अधिक होगा। ठीक है, तो भाषा सामाजिकृत नहीं होगी उस समय बच्चे की। ठीक है, अगर हम मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो उस समय सामाजिकृत होने के बजाय अहम केंद्रित होगी। अब अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा, तो इसमें क्या शामिल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर से ही समझ जाएंगे कि जो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा में आएंगी। ठीक है, अब नहीं जा पाएगा मैक्सिमम जगह पर, जहाँ पर भी नहीं आता दोस्तों वहाँ पे उत्तर जो है, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी, कभी भी क्वेश्चन का आंसर आप पॉजिटिविटी के साथ देंगे, ये आपको पेडागोजी में अक्सर दिखेगा। ठीक है, और प्रतिबंधित प्रवेश, ये भी एक निगेटिव है, बच्चों को कोने में बैठाना ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सही उत्तर मिल जाएगा आपको डी। यह प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब ये देखिए कि स्वयं के कीबोर्ड में जो है वो कोई मधुरमय संगीत बजा रहा है, तो सीधा सीधा उसका जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी, कि बच्चे में जो है संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी सरल है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, लेकिन यह प्रश्न बार बार आता है और कई बार आप जल्दीबाजी में से गलत कर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो काफ़ी घुमा फिरा के देते हैं। जैसे जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप में जो लड़के हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है सीधे सीधे कि लिंग जेंडर जो है वो पक्षपाती है। आजकल इसको जो है अलग अलग नामों से, ठीक है, दिया जा रहा है, लेकिन आप इंग्लिश के वर्जन में जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है एकदम सही होगा। यह प्रश्न भी आजकल काफ़ी आ रहा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। ठीक है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, या परिवेश पर आके बच्चे को परिवेश के, या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है सीधा सीधा आपको पहला मिल जाएगा कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। नई शिक्षा नीति इसी का उदाहरण है। ठीक है, जो कोशिश की गई है सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी की गई है। का इतने सालों बाद जो है नई शिक्षा नीति आई है, और अगर इसको लागू किया जाता है समय पे और इसके लिए कदम उठाए जाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका आने वाले में जो समय है उसमें काफ़ी अच्छा इसका योगदान रहेगा कि बच्चे को उसकी स्किल के हिसाब से जो है शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, और अगर इसकी ओर धीरे धीरे अभी से ध्यान दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा एक कदम है, क्योंकि व्यवस्था को ही बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए। अगला प्रश्न है, शब्दों को
वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है वाक्य विन्यास। ठीक है, ये एक हिंदी से रिलेटेड भी प्रश्न है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछा भी जाता है। यह जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात इसमें कही गई है वो पाठ्यक्रम निर्माण की ओर कही गई है, और नई शिक्षा नीति की ओर से यह प्रश्न आ भी सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? ठीक है, तो ये है आपकी समस्यापरक सूची। ठीक है, समस्यापरक सूची जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ने में समस्या आती हैं या उसके करियर को लेकर जो आगे समस्याएं आती हैं, उन्हीं के निवारण को ध्यान में रखते हुए ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की जाती है जो हर विद्यार्थी के लिए सुगम हो, हर बच्चा उससे सीख सके अपने मेंटल एबिलिटी, अपनी जो उसका आईक्यू है उसके हिसाब से। ठीक है, तो समस्यापरक सूची जो है उसको ध्यान में रखकर ही जो है पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए हों, और अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की, कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे भी ऐसे वीडियो अब कोशिश करूँगा कि एक वीडियो हर दिन जो है इस तरह का आ जाए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें। और कोई भी आप लोगों की क्वेरी होगी, कि यह जो विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने भी अभी एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें ये सब्जेक्ट आता है, इसलिए